भी कैसे बंद कैसे? हेलो हेलो हेलो, ध्रुव अग्रवाल आ रही है ना? देखो ये क्यों नहीं, ये उससे रहने दो। अच्छा ये अभी बंद कर दिए, अभी बंद किया अंदर ही। हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आज आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे लेके आ रहे हैं, दैट इज ऐसे 300 to 499। जैसा कि आपको पता है ये सीरीज क्या है? दिस सीरीज इज अबाउट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये बेटे इतने इंपॉर्टेंट ऐसेज हैं कि मई 2011 में इस सीरीज के सारे ऐसेज ऐसे 300 पर क्वेश्चन आया, ऐसे 315 पर, ऐसे 320, ऐसे 330, ऐसे 402 एंड ऐसे 450। ये बेटे 6 ऐसे हैं, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं इस असेसमेंट प्रोसीजर में ऐसे 300, दैट इज ऑडिट प्लानिंग। तो अभी हम क्या शुरू करेंगे? ऑडिट प्लानिंग। तो पहला ऐसे इस सीरीज का है ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग। बेटे ऑडिट है, ऑडिट इज ए वेरी सीरियस बिजनेस। ऑडिट करते समय हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑडिट शुरू किया, आगे उधर जाइए, आगे उधर जाइए, बाकी बेटे जैसे शोले पिक्चर में करते थे, आगे इधर जाइए, आगे इधर जाइए, बाकी मेरे पीछे आइए। हमको ऑडिट क्या करना है? ऑडिट प्रॉपरली प्लान करना है, ऑडिट की प्लानिंग करनी है और प्लानिंग के बाद हमको ऑडिट करना है। तो बेटे दो तरह के ऑडिट होते हैं। एक होता है बेटे इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट का मतलब हम जब फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं उसको कहते हैं इनिशियल ऑडिट। और दूसरा होता है बेटे रैकरिंग ऑडिट, यानी पिछले सालों में भी हमने उस कंसर्न का ऑडिट किया है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैकरिंग ऑडिट। तो दो तरह के बेटे ऑडिट हुए, इनिशियल ऑडिट एंड रैकरिंग ऑडिट। थोड़ा सा बेटे प्लानिंग करते समय जब इनिशियल ऑडिट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, दैट इज टू कम्युनिकेट प्रीवियस ऑडिटर। बेटे जब भी हम इनिशियल ऑडिट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? टू कम्युनिकेट प्रीवियस ऑडिटर। तो बेटे हमको कम्युनिकेट करना है, किसको करना है? प्रीवियस ऑडिटर को, यानी हमसे पहले प्रोड्यूसर ऑडिटर जो भी था, जो उससे पहले ऑडिट करता था, उसको क्या करेंगे? हम कम्युनिकेट करेंगे कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उससे लेना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? उससे कम्युनिकेशन करते हैं। ये भी देखते हैं कि कोई उसकी फीस पेंडिंग तो नहीं है, केवल कुछ केसेस को छोड़कर। अदरवाइज जैसे सिक कंपनी हो, नई कंपनी हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, जब तक फीस पेंडिंग हो हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हमको ये कम्युनिकेट करना है प्रोड्यूसर्स ऑडिटर से। कैसे करना है? या तो बाई हैंड करना है, अदरवाइज बाई रजिस्टर्ड एडी, या तो बाई हैंड विद द एक्नॉलेजमेंट और बाई रजिस्टर्ड एडी। तो हमको सबसे पहला ऑडिट प्लानिंग के अंदर जो करना है काम, दैट इज इनिशियल ऑडिट के अंदर हमको करना है कम्युनिकेटिंग प्रीवियस ऑडिटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फॉर बोथ टाइप ऑफ द ऑडिट। चाहे आपका इनिशियल ऑडिट हो या रेकरिंग ऑडिट हो, इस करने के बाद में दोनों के लिए सेम प्रोसीजर्स एप्लीकेबल हो जाता है। दैट इज सबसे पहले बेटे कुछ प्रीलिमिनरी इशूज हैं। कौन से इशू है? प्रीलिमिनरी इशू। कुछ प्रीलिमिनरी इशूज हैं, उनको हमें देखना होगा। प्रीलिमिनरी
प्रीलिमिनरी इशू। प्रीलिमिनरी इशूज हैं क्या क्या? तो बेटे प्रीलिमिनरी इशूज अभी तक जो बेटे हमने ऐसे पढ़ाए उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले बेटे ऐसे 220 की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ाया होगा। ऐसे 220 क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। तो बेटे जो क्वालिटी कंट्रोल है, तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर 2 पॉइंट हमने बताए। ऐसे 220 फॉर द क्वालिटी कंट्रोल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑडिट में। तो बेटे क्वालिटी कंट्रोल के दो एस्पेक्ट्स अपने को देखने। पहला एस्पेक्ट बेटे हमारे जो एथिकल इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज यानी हमारे जो स्टाफ है, पार्टनर्स हैं, दे आर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस। और दूसरा बेटे हमारी जो अटेस्टेशन फीस है, attestation fees is not less than non-attestation fees, not less than non-attestation fees। और दूसरा बेटे क्या है, हमने आपको बताया था कि जब भी हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ हम आपको देखते हैं और कुछ अपने आप को देखते हैं। तो इसके अंदर बेटे हमें देखना क्या है, बेटे हम गाइडलाइंस स्टैंडर्ड बनाते हैं। कंटिन्यूएंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिटेंशन। तो बेटे कंटिन्यूएंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिटेंशन पॉलिसी फॉर द क्लाइंट, पॉलिसी फॉर क्लाइंट। तो बेसिकली हमको ये देखना है जो हमने स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किए फॉर कंटिन्यूएंस एंड एक्सेप्टेंस एंड रिटेंशन ऑफ द क्लाइंट, क्या ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो उन मापदंड पे खड़ा उतरता है? क्या हमें ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या क्लाइंट ऐसा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, रिकॉर्ड्स रखता है, कितनी रिस्क है? जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम हमने बनाया है क्लाइंट का, उस पर वो मापदंडों पर, उन स्टैंडर्ड्स पर को क्या पूरा करता है, कंप्लाई करता है, तभी हम कंटिन्यू करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो हमको सबसे पहले प्लानिंग में देखना है क्या क्लाइंट हमारा एक्सेप्ट करने वाला है, क्या हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और नॉट। जो क्लाइंट है हमारा वो इस कैटेगरी का है कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और नॉट। तो हमें देखना है वेदर यस और नो। ये जो क्लाइंट है इसको हम यस करें या नो करें, यस और नो। उसके बाद बेटे हमारा जो सेकंड, जब हमने बेटे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स देख लिया, नाउ कमिंग टू द बेटे ऐसे 210। ऐसे 210 का क्या है बेटे? ऐसे 210 बेटे हमारे जो हैं दैट इज टर्म्स ऑफ एग्रीइंग विद टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एग्रीइंग विद टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो हमको ये देखना है, क्या देखना है कि क्या जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के लिए ऐसे 210 कहता है, जो हमने 7 फेरे बताए हुए हैं, 4 प्री कंडीशंस, 3 बेसिक प्रीमिजेज, क्या उन पर खड़ा उतरता है? क्या क्लाइंट इज प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर एफआरएफ, क्या एफआरएफ के हिसाब से बुक्स बना रहा है? क्या वो एफआरएफ हमको एक्सेप्टेड है? क्या मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है? क्या सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है? उसके अलावा बेटे जैसे हम लोग राइट्स ऑफ द ऑडिटर पढ़ते हैं, राइट्स ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन लेने का राइट है, विजिट करने का राइट है, ब्रांच रिटर्न्स देखने का अधिकार है, उसको चाहिए फ्री एम्बियंस। तो इसी तरह बेटे 3 बेसिक प्रीमिजेज
हमारा जो एसेट 210 कहता है, ये बेटे 3 बेसिक प्रीमिसेस आपको ऐसे 210 के अंदर हमने बताई थी, क्या क्या थी? वेरी गुड, एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे और डॉक्यूमेंट्स में एक्सेस होना चाहिए। सेकंड, हमारे ने हमको क्या बताया था? बी में रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड WR। तो वैसा क्या वो मैंने जो क्लाइंट है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड WR देने को तैयार है। थर्ड, हमने बताया था जो बेटे पहले स्टैंडर्ड्स में नहीं था, अब है फ्री एक्सेस टू ऑल द पर्सन। हम बेटे जिस भी आदमी से मिलना चाहें, जो स्टेटमेंट लेना चाहें, वो देने को तैयार है या नहीं? तो एक्सेस टू ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड WR एंड फ्री एक्सेस टू ऑल पर्सन्स, ये सारी चीजें होंगी ऐसे 210 के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे? तो बेसिकली हम ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको बेसिक ऐसे 220 देखना है, 210 देखना है, उसके बाद बेसिक और भी प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव एंड रिपोर्टिंग एस्पेक्ट्स को देख लेना है। तो ये हमारे क्या होते हैं ऑडिट प्लानिंग में प्रीलिमिनरी इश्यूज। अब आता है बच्चों सेकंड इश्यू, दैट इज ओवरऑल स्ट्रेटेजी। बेटे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि बेटे जब भी बैटल लड़ी जाती है, लड़ाई हमेशा हेडक्वार्टर में जीती जाती है और उसको इंप्लीमेंट बैटल ग्राउंड पे किया जाता है। सबसे पहले अपने को जो भी काम करना है उसकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी कहां बनाई जाती है? अपने ऑफिस में। तो जब भी हमको ऑडिट करना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी जब हम बनाएंगे तो बेटे स्ट्रेटेजी कहां बनाएंगे? स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम अपने ऑफिस में। अपने ऑफिस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होगा? तो हमें एक बनानी क्या है? स्ट्रेटेजी। हमें बनानी है स्ट्रेटेजी। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेटेजी होती क्या है। स्ट्रेटेजी होती है सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट अल्टरनेटिव। एक रास्ते को चुनना जहां हमारे पास कई रास्ते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। तो हमको सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग के अंदर क्या करना है? हमको स्ट्रेटेजी बनानी है। तो स्ट्रेटेजी के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑडिट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑडिट का स्कोप क्या था? हमारे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या थे? हमारे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या थे? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? स्कोप क्या था? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या था? किस तरह की नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द कम्युनिकेशंस, क्लाइंट से किस तरह की हमारी कम्युनिकेशंस हुई थी? नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द कम्युनिकेशंस, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या स्कोप था, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट था, क्या नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशंस थी। ये सब देखने के बाद में हम क्या करेंगे? और क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं? प्रीवियस ईयर्स ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह हमारे पर यदि हमने प्रीवियस ईयर का नहीं किया तब भी जो बेटे एंगेजमेंट के टाइम पर जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए, ये सारी चीजें हमारे पास हो सकती हैं। हाँ सर, ये सब हो सकती हैं। तो हमको देखना है उन सबके बेसिस पे, एंगेजमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे, कि क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं। क्लियर? तो बेटे प्रीवियस ईयर रिपोर्ट, एंगेजमेंट लेटर्स के बेसिस पे हम देखेंगे क्या अकाउंटिंग पॉलिसी वहां पर चल रही है, क्या अकाउंटिंग एस्टीमेट्स वहां फॉलो हो रहे हैं, किस तरह की जनरली वहां मिस स्टेटमेंट होते हैं, किस तरह की रिस्क होती है। तो ये हम इन सबके बेसिस पे मोटा मोटा आइडिया लगाएंगे, क्या प्रीवियस ईयर्स की ऑडिट है, क्या एंगेजमेंट लेटर है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्या अकाउंटिंग एस्टीमेट है, किस तरह के मिस स्टेटमेंट होते हैं।
किस तरह की रिस्क है, उन सब के बेसिस पे हम मोटा मोटा आइडिया लगा लेंगे। हम क्या करेंगे, ब्रॉड डिटर्मिनेशन ऑफ नेट। क्या करेंगे हम, मोटा मोटा, ब्रॉड डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, मोटा मोटा आइडिया लगा लेंगे। ब्रॉड डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। क्या नेचर रहेगा, क्या एक्सटेंट रहेगा और क्या टाइमिंग रहेगी ऑडिट की, ये हम मोटा मोटा आइडिया लगा लेंगे। हाँ सर, ये हमने ब्रॉड डिटर्मिनेशन इन सब के बेसिस पे कर लेंगे कि मोटा मोटा आइडिया क्या हमारा काम करने में नेचर क्या रहेगा ऑडिट का, क्या एक्सटेंट रहेगा और क्या हमारी टाइमिंग रहेगी। उस ब्रॉड डिटर्मिनेशन के हिसाब से हम अपनी एंगेजमेंट टीम सेलेक्ट कर लेंगे, कितने आर्टिकल चाहिए, कितने सेमी क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए, कितने डेज चाहिए, कितना टाइम लगेगा ऑडिट में, किस तरह की ऑडिट प्रूफ के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये सब हम तैयार कर लेंगे। अब आ जाएगा ब्रॉड डिटर्मिनेशन स्ट्रेटेजी के बाद में सेकेंड स्टेज बेटे क्या आएगी, प्लानिंग की। अब प्लानिंग के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले प्लानिंग के लिए अब हम क्लाइंट के दफ्तर में जाएंगे। तो जाने से पहले अपन वहां जाके सबसे पहले डिसाइड करेंगे STD। ये बेटे STD क्या होती है, दैट इज स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शंस रिक्वायर्ड फॉर एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम के लिए क्या स्कोप, क्या टाइमिंग, क्या डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, क्लियर। क्या स्कोप होगा, क्या टाइमिंग होगा, क्या डायरेक्शन होगा। हमारी जो एंगेजमेंट टीम है उसका हम निर्देश किस तरह देंगे, डायरेक्शन में निर्देश कैसे देंगे, उसको सुपरवाइज कैसे देंगे। तो कुल मिला के STD के अंदर अपन देखेंगे कैसे उनको डायरेक्ट करेंगे, कैसे उनको सुपरवाइज करेंगे, कैसे इनको रिव्यू करेंगे। तो बेटे इसके बेसिस पे अपन DSR डिसाइड कर लेंगे। इन सब करने के बाद में अब हम डिसाइड करेंगे क्या हमको ऐसे 315 के अंदर रिस्क असेसमेंट के लिए क्या क्या करना है, और ऐसे 320 के अंदर हमको मैटेरियलिटी के लिए क्या क्या करना है, और ऐसे 330 के अंदर बेसिकली हमें ऑडिट के रेस्पॉन्स क्या करना है। ये सब हम ऑडिट प्लानिंग करेंगे। तो ऑडिट प्लानिंग करते समय हम जो पुराने ऑडिट है, पुरानी प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट है, इन सब की मदद लेंगे और इन सब के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, जिनको अपन लोग क्या कहते हैं, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम। इन सब के बेसिस पे हम लोग जो भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, चाहे वो ऑडिट प्लान होगा, ऑडिट प्रोग्राम होगा, और अल्टीमेटली हम फाइनल डिसीजन लेंगे, फाइनल डिसाइड करेंगे। जो हमने मोटा मोटा डिसाइड किया था, फाइनल डिसाइड करेंगे नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, और हु विल परफॉर्म, हाउ विल परफॉर्म एंड व्हेन विल परफॉर्म। ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे और इसको हम लोग डॉक्यूमेंट्स करेंगे। इसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो ये हमारा हुआ ऑडिट प्लानिंग। समझ में आया? यस सर, हमें समझ में आ गया। तो 4 चीजें ध्यान रखनी है। इनिशियल ऑडिट के केस में कम्युनिकेशन देखना है, खत्म। फिर दोनों एक ही, चाहे इनिशियल वाले हैं, रेकरिंग वाले, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए। अब हमको क्या देखना है, सबसे पहले ऐसे 220 के हिसाब से देख लेना है क्या इस ऑडिट में एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं। दूसरा हमको देख लेना है क्या
वो क्लाइंट इस तरह का है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके लिए हम क्लाइंट की ग्रेडिंग देखेंगे, क्लाइंट की वायबिलिटी कैपेबिलिटी देखेंगे और अपना भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद ऐसे 210 के अंदर हम देखेंगे जो हमारी एंगेजमेंट वाली रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब पूरी हो रही हैं या नहीं। उसके बाद ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव देखेंगे, स्कोप देखेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्रीवियस ईयर की ऑडिट या एंगेजमेंट के समय जो पेपर लिए हैं उनके बेसिस पे अकाउंटिंग पॉलिसी देखेंगे, अकाउंटिंग एस्टीमेट देखेंगे, वहां क्या क्या तरह की रिस्क हो सकती हैं, किस किस तरह की बुक्स रखी जाती हैं। ये सारा देखने के बाद में उसके बेसिस पे हम मोटा मोटा आइडिया लगा लेंगे, ब्रॉड डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग, और उसके हिसाब से अपनी एंगेजमेंट टीम सेलेक्ट कर लेंगे, कितना चाहिएगा, कितना टाइम चाहिएगा ऑडिट करने के लिए, कितने डेज और कितने आदमी चाहिए। अब आ जाइए हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी के बाद रियल प्लानिंग ग्राउंड पर जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग। ठीक है, तो प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग डिसाइड करेंगे। उसके बेसिस पे हम क्या एसटीडी रहेगा, यानी क्या स्कोप रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, क्या डायरेक्शन रहेगा, हमारे स्टाफ को प्रॉपरली डायरेक्शन देने के लिए, प्रॉपरली सुपरविजन के लिए, प्रॉपरली रिव्यू के लिए। उसके बेसिस पे हम 315, 320, 330 के प्रोसीजर्स डिसाइड करेंगे और अपना नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग जो हमने मोटा मोटा ओवरऑल स्ट्रेटेजी में डिसाइड किया था, फाइनली डिसाइड करेंगे क्या नेचर रहेगा, क्या एक्सटेंट रहेगा एंड क्या टाइमिंग रहेगा, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। तो ये हुआ हमारा ऐसे 300। अब आइए ऐसे 315। तो बेटा 315 क्या है, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग रिस्क। आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग रिस्क। अब हमको क्या करना है, आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग रिस्क। अब हमको आइडेंटिफाई करना है ऐसे 315 के अंदर। तो हमको बेसिकली बेटे क्या है, ऑडिटर की क्या रिस्क होती है। ऑडिटर की रिस्क केवल एक ही होती है कि ऑडिट रिपोर्ट गलत ना हो जाए। तो बेसिकली तो हम देखते तो वही हैं, गलतियां देखते हैं, फ्रॉड देखते हैं, लेकिन कहते ये हैं कि हम बेसिकली अपनी रिस्क कम कर रहे हैं। ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कहां गलतियों का जोखिम है, कहां आइडेंटिफाइंग एसेसिंग रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, कहां गलतियां हो सकती हैं। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले क्या, पहले हम देखते थे पुराने एसेज में एंटिटी का बिजनेस। अब बेटे थोड़ा ब्रॉड कर दिया है, हमको देखना क्या, एनवायरमेंट ऑफ द एंटिटी, एनवायरमेंट ऑफ एंटिटी। हम एनवायरमेंट देखेंगे एंटिटी का कि वो किस इंडस्ट्री से है, किस सेक्टर से है, क्या उसका साइज है, क्या उसकी बिजनेस रिस्क है, क्या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उस इंडस्ट्री पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और आपके क्या उसका लीगल एनवायरमेंट है। तो सबसे पहले हमको देखना क्या होगा कि वो किस इंडस्ट्री से है, शुगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, किस सेक्टर से है, लार्ज है, स्मॉल, ओके, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, साइज क्या है, बड़ा है, छोटा है, स्मॉल है, किस किस तरह की बिजनेस रिस्क है उसकी, आजकल उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसकी जनरली क्या क्या कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस हैं, ये सब चीजें अपने को देखनी है। तो ये बिजनेस रिस्क क्या होती है सर,
तो बेटा बिजनेस रिस्क क्या होती है? बेटा बिजनेस रिस्क होती है कंडीशंस, सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, मैनेजमेंट्स, एक्शन और inaction which may affect financial performance of an entity adversely. कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस और कोई मैनेजमेंट का एक्शन जो मैनेजमेंट ने किया या इनएक्शन जो मैनेजमेंट को करना चाहिए था और मैनेजमेंट ने नहीं किया, उसकी वजह से यदि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी एडवर्सली इफेक्ट होती है तो उन सबको क्या कहते हैं? उस सारे को कहते हैं बिजनेस रिस्क। तो हमें देखना है एनवायरनमेंट में इंडस्ट्री कौन सी है, सेक्टर कितनी है, साइज क्या है, क्या क्या बिजनेस रिस्क है, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। बेटे यदि बिजनेस रिस्क ज्यादा होंगी तो बेटे वहां मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के ज्यादा चांसेस है। फाइनेंशियल पोजीशन खराब चल रही है आजकल, शुगर इंडस्ट्री मान लो खराब चल रही है, तो बेटे विंडो ड्रेसिंग की संभावना ज्यादा होंगी। तो बेटे रिस्क का एनवायरनमेंट रिस्क कितनी है, इसके लिए इन सब चीजों को समझना होता है। सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट समझना होता है वो होता है इंटरनल कंट्रोल। हमको क्या समझना है? इंटरनल कंट्रोल। किस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें क्या समझना है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। किस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है? क्या पॉलिसी, प्रोसीजर्स, सिस्टम इस तरह से डिजाइन, इंप्लीमेंट या मेंटेन किए गए हैं विच कैन प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द असेट्स ऑन टाइमली बेसिस। क्या इस तरह के पॉलिसी, प्रोसीजर, सिस्टम, किस तरह के पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है, इस तरह के प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, इस तरह के सिस्टम डिजाइन किए गए हैं, इंप्लीमेंट किए गए हैं, मेंटेन किए गए हैं विच कैन प्रिवेंट यानी रोकथाम कर सकें, डिटेक्ट यानी पता लगा सकें, या करेक्ट सही कर सकें मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो कि चाहे फ्रॉड की वजह से हुए हों या एरर की वजह से हुए हों या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स ऑन टाइमली बेसिस। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, मिस स्टेटमेंट क्या होता है? ACDP, डिफरेंस इन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन। तो हमको क्या देखना है? पहले एनवायरनमेंट देखना है, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना है, उनके बेसिस पे हमको रिस्क देखना है। सबसे थर्ड चीज अपने को देखनी, कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर क्या है? बेटे ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर है, आपको पता है कल्चर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर। बेटे वहां क्या कल्चर चल रही है? ऑनेस्टी से काम होता है या बेटे डिसऑनेस्टी से काम होता है? बेटे सबको पता है इन्फोसिस की कल्चर अलग है, रिलायंस की कल्चर अलग है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कल्चर अलग है। तो हमको ये देखना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर कैसे है, वहां के जनरल माहौल कैसा है, एम्प्लॉय ईमानदार है, मैनेजमेंट ईमानदार है, या बिल्कुल पॉलिसी, प्रोसीजर, सिस्टम इस तरह के हैं, उनको लोगों की मोरलिटी क्या है, क्या मोरल वैल्यू है,
क्या एथिकल वैल्यू हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, इन सबको देखना है, क्योंकि इनके बेसिस पे हमको रिस्क एसेस करना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट होता है, दैट इज रिपोर्टिंग सिस्टम। रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, किस तरह की रिपोर्ट जनरेट होती है, किस तरह की रिपोर्ट जनरेट होती है, क्या एमआईएस सिस्टम किस तरह का है, क्या डायरेक्ट एमडी का, मैनेजर्स का, डिपार्टमेंटल हेड्स का कंट्रोल है, ये सब अपने को देखना है। रिपोर्टिंग सिस्टम के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई कहां रिस्क हो सकती है, कहां कम है, कहां हम। लेकिन आजकल के जमाने में इन चारों पॉइंट से भी ज्यादा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन। अपने को क्या करना है, ये सब बेटे कर लिया कॉपी आपने, यस सर, तो बेटे जरा स्पीड से चलना है अपने को, क्योंकि अपने को काम करना है काफी। तो बेटे कंप्यूटराइजेशन लेवल, हमको क्या देखना है, कंप्यूटराइजेशन लेवल। तो बेटे हमको आइडेंटिफाई करना है रिस्क कंप्यूटराइजेशन लेवल कितना है और उस पर किस किस तरह का कंट्रोल है। तो बेटे काफी कुछ अपन पढ़ेंगे ईडीपी कंट्रोल के अंदर, लेकिन कंप्यूटराइजेशन सिस्टम कैसा है, कितने % कंप्यूटराइजेशन है, उस पर कैसा कंट्रोल किया गया है, इन सबको देखना है। इसके बेसिस पे हम रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? जैसा कि बेटे अपने को हमने पहले भी कई बार बताया, रिस्क क्या होती है बेटे, 3 तरह की रिस्क होती है। एक होती है इनहेरेंट रिस्क, जो जन्म से विद्वान है, एक है कंट्रोल रिस्क और एक होती है बेटे डिटेक्शन रिस्क। ये दोनों रिस्क जनरली मैनेजमेंट की तरफ से होती हैं और डिटेक्शन रिस्क होती तो मैनेजमेंट की वजह से, इन दोनों की वजह से, लेकिन ये बेसिकली ऑडिटर जो गलती नहीं ढूंढ पाता है उसकी रिस्क होती है। तो इनहेरेंट रिस्क क्या होती है, इनहेरेंट रिस्क होती है एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। तो सिस्टम ऐसा होता है, हर चीज पे आप पुलिस नहीं बैठा सकते, हर चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल सिस्टम्स की भी एक लिमिटेशन है, एवरीथिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। कितने भी कंट्रोल सिस्टम बना लें फिर भी कुछ ना कुछ लूपहोल रह जाएंगे। तो जो इनहेरेंट वीकनेस होती है, यानी कुछ कंट्रोल, एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंट्रोल, इसको कहते हैं बेटे इनहेरेंट वीकनेस। दूसरी होती है बेटे कंट्रोल। कंट्रोल रिस्क क्या होती है, कंट्रोल रिस्क ये होती है सिस्टम तो बनाए गए, सिस्टम बनाए गए, लेकिन यूं कहते हैं सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इनहेरेंट रिस्क। क्लियर? एब्सेंस ऑफ सर्टेन रिस्क। कंट्रोल रिस्क के अंदर क्या करेंगे, कंट्रोल तो है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, दैट इज द कंप्लायंस ऑफ कंट्रोल रिस्क। ओके। और डिटेक्शन रिस्क क्या होती है, डिटेक्शन रिस्क बेटे क्या होती है, ये बेटे ऑडिटर्स को कोई गलती ना मिल पाए। तो बेटे जनरली क्या होता है, जो इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क होती है, इनहेरेंट प्लस कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। क्या होती है, इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि जहां कंट्रोल नहीं होंगे या कंट्रोल वीक होगा, वहां ऑडिटर ज्यादा चेकिंग करेगा, ज्यादा परफॉर्म करेगा, तो गलती रह जाने के चांसेस कम होंगे। जहां इनहेरेंट वीकनेस नहीं होगी, कंट्रोल रिस्क नहीं होगी,
वहां ऑडिटर्स कुछ चीजों पे चेकिंग कम करेगा, तो वहां रिस्क ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बेटे ये हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 300 के इनके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क, और उन रिस्क के बेसिस पर जो आइडेंटिफाई किया रिस्क, और उस रिस्क के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करेंगे, यानी हम रिस्पॉन्स डिजाइन करेंगे, यानी अपना ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेंगे एज पर ऐसे 330, एज पर ऐसे 330। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेंगे एज पर ऐसे 330। नाउ कमिंग टू ऐसे 320। अब हम आते हैं ऐसे 320 पर। तो बेटे ये ऐसे 320 क्या है, ये है बेटे मैटीरियलिटी। सर ये तो बड़ी बढ़िया चीज है, ये तो हम शुरू से सीपीटी से मैटीरियलिटी पढ़ते आ रहे हैं। तो बेटे मैटीरियलिटी बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में भी मैटीरियलिटी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बेटे जरा ध्यान से करिए, कुछ भूलना है और कुछ नया सीखना है, क्योंकि मैटीरियलिटी कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो बेटे जनरली ये ऐसे 320 जो रिवाइज मैटीरियलिटी है, ये कहता क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, जरा अटेंशन से सुनिए, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, नॉलेज इज लाइक फूड एंड माइंड इज लाइक स्टमक। वाट एवर यू हैव ईटन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज वाट एवर यू हैव डाइजेस्टेड। तो आपको डाइजेस्ट करनी है चीजें, ओके। तो आपको समझना है ऐसे 320 मैटीरियलिटी मैटीरियलिटी मैटीरियलिटी। तो बेटा जनरली क्या होता है, जनरली जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है FRF, यानी जो कंपनी के केस में जैसे शेड्यूल 6 हो गई, बैंकिंग के केस में बैंकिंग का परफॉर्मा हो गया, इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस का परफॉर्मा हो गया, इसको कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जनरली FRF डिस्कस अबाउट मैटीरियलिटी। तो बेटा यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही बता देता है क्या मैटीरियलिटी होनी चाहिए और क्या मैटीरियलिटी के बारे में डिसीजन लेना है। तो अपन FRF के हिसाब से चलेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, FRF पूरी तरह मैटीरियलिटी के बारे में नहीं बताता या पूरी तरह से डिफाइन नहीं करता मैटीरियलिटी क्या है। तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना है, तो ऑडिटर किस बेसिस पे मैटीरियलिटी को डिटरमाइन करेगा, ये भी अपना स्टैंडर्ड ऐसे 320 बताता है। तो कैसे करेगा, तो बेटे सबसे पहले क्या करेगा, अगर ये नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, 3 फैक्टर्स पे देखेगा। किस बेसिस पे देखेगा, 3 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर क्या करेगा, ऐसे 320 क्या करेगा, फर्स्ट फैक्टर मैटीरियलिटी मैटीरियलिटी मैटीरियलिटी। तो बेटे क्या करेगा, मैटीरियलिटी मीन्स विच, मैटीरियलिटी मीन्स द अमाउंट विच में इन्फ्लुएंस, विच में अफेक्ट। मैटीरियलिटी अमाउंट क्या होगी, विच में अफेक्ट डिसीजन ऑफ द यूजर, मतलब कितनी अमाउंट होगी। बेटे 5 लाख प्रॉफिट है या 5,20,000 है, उससे हमारे शेयर इन्वेस्ट करने समय, कोलैबोरेशन करते समय कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज नॉट मैटीरियल। मेरे पास इंटरव्यू के लिए 2 बच्चे आए, एक के नंबर है 50%, एक के हैं 52%। तो मैं कहूंगा भाई दोनों लगभग सेम से हैं, तो 2% इज नॉट मैटीरियल। उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे उनके इंटरव्यू के, लेकिन एक 50% वाला आया, एक 70% आया, तो दैट इज मैटीरियल। हम कहेंगे भाई 50% वाले को तो जाने ही दो, तो 70% वाले को हम चेक इंटरव्यू लेंगे। तो बेटे ये क्या होता है, विच में अफेक्ट डिसीजन ऑफ द यूजर, विच में अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द डिसीजन, इफेक्ट करता या इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको कहते हैं मैटीरियलिटी लेवल। दूसरा मैटीरियलिटी हम डिसाइड करेंगे मिस स्टेटमेंट के लेवल से।
हाँ जी, नेक्स्ट हम देखेंगे बेटे मैटीरियलिटी, यानी मैटीरियलिटी को हम कैसे देखेंगे? कंडीशंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट कितना है, इसके बेसिस पे भी हम क्या करेंगे? मैटेरियलिटी को डिसाइड करेंगे। और थर्ड इज कॉमन नीड्स ऑफ यूजर्स, कॉमन नीड्स ऑफ यूजर्स एज ए ग्रुप। कॉमन नीड्स ऑफ यूजर्स एज ए ग्रुप। तो हम क्या करेंगे मैटेरियलिटी को? यदि एफआरएफ डिस्कस करता है तो एफआरएफ के हिसाब से, अदरवाइज हमें देखना है वो अमाउंट विच में इन्फ्लुएंस एंड अफेक्ट डिसीजन ऑफ द यूजर, और कॉमन कंडीशंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द मिस स्टेटमेंट, एंड आल्सो द कॉमन नीड्स ऑफ द यूजर्स एज ए ग्रुप। इन सब के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे मैटेरियलिटी का लेवल। समझ में आया? यस सर। अब बेटे हमको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो समझनी ये है कि ऑडिटर को करना क्या है। SST 20 क्या कहता है? ऑडिटर को करना क्या है? तो बेटे ऑडिटर को करना क्या है? ऑडिटर को जब भी ऑडिट शुरू करेगा तो हमारा ऐसे थ्रू, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर्स टू फिक्स मैटेरियलिटी at overall level and also to fix materiality at particular transaction level, at particular transaction level। ऑडिटर को मैटेरियलिटी फिक्स करनी है ओवरऑल लेवल पे, और मैटेरियलिटीज को फिक्स करनी है एट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस लेवल। यानी पूरी बैलेंस शीट में ओवरऑल ऑडिटर ने फिक्स किया थी 5 लाख रुपए की गलती होगी तो मैं रिपोर्ट को क्वालिफाइड कर दूंगा, एडवर्स कर दूंगा या डिस्क्लेमर कर दूंगा, या किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में लाइक सेल में, परचेज में या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में यदि 50,000 की गलती होगी तो मैं क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर कर दूंगा। तो ये है मैटेरियलिटी लेवल, यानी इतनी गलती को मैं मानूंगा तो इसमें इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स, यानी इसके केस में मेरी ओपिनियन अफेक्ट हो जाएगी। दैट इज द मैटेरियल लेवल। तो बेटे ये हमें देखो करना है। लेकिन एक जो नई चीज आई हुई है इस स्टैंडर्ड में, जो कि समझने में बड़ी दिक्कत होती है, दैट इज परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। ऑडिटर्स को ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि एक तो आप मैटेरियलिटी फिक्स करो और दूसरा आप परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी फिक्स करो। सर ये परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी क्या होती है? बेटा इसकी डेफिनेशन यदि मैं लिखाऊंगा तो बेटा डेफिनेशन इसकी काफी बड़ी है। दैट इज, तो परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी कैसे डिफाइन किया गया है? परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी इज द मैटेरियलिटी लेवल fixed by the auditor at sufficiently lower level than the overall materiality in order to reduce its risk at accepted lower level, so that the aggregate of misstatement detected but not corrected together with material misstatement which are not detected but may exist in the financial statement together at overall level and at particular transaction level
डज नॉट एक्सीड materiality level fixed at overall level and materiality level fixed at transaction level। कुछ समझ में आया सर? ये तो कुछ समझ में नहीं आया, ये तो जरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो बेटे इसको समझिए कि ये परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी की क्या कहती है। बेटे सपोज ये अंकुर को मैंने ऑडिट के लिए भेजा, मुझे पता है ये अंकुर को जब मैं ऑडिट के लिए भेजूंगा तो अंकुर बेटे यदि 4 गलती निकाल के लाया तो इसका मतलब 6 गलतियां वहां अभी और है। बेटे ये अंकुर की गलती नहीं है, इसलिए क्योंकि एक तो हम टेस्ट चेक पे करते हैं, फिर मैनेजमेंट पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसकी वजह से हमने सोचा कि यदि 4 गलतियां यदि अंकुर पकड़ के लाया या 40,000 की गलती पकड़ के लाया, इसका मतलब 60,000 की गलतियां और हैं, यानी इसकी परफॉर्मेंस 40% रहेगी। तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए बेटे ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ऑडिटर्स को फिक्स करनी है एक परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी लेवल, यानी 2 लाख की गलतियां अगर मिल गई तो इसको कह दिया मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड। यदि 40% डिटेक्ट कर लिया इसका मतलब 60% अनडिटेक्टेड रह गई। 40% डिटेक्ट हो गई तो 60% अनडिटेक्ट रह गई। तो बेटे 3 लाख हमने और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 2 लाख प्लस 3 लाख, ये हो गया बेटे 5 लाख। इसी तरह बेटे यहां पर 20,000 की गलती हो गई तो 30,000। तो समझ में आ गया? तो बेटे ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, ऑडिटर एक तो मैटेरियलिटी फिक्स करेगा और एक परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी फिक्स करेगा, सो दैट यदि मैटेरियलिटी डिटेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मैटेरियलिटी इज इक्वल टू और एक्सीडिंग द मैटेरियलिटी लेवल, देन ऑडिटर क्या करेगा? क्वालिफाई कर देगा। समझ में आया सर? अब तो बहुत कुछ समझ में आ गया। तो बेटे ये है परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। ऑडिटर को क्या करना है? मैटेरियलिटी फिक्स करनी है, परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी फिक्स करनी है और उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन करना है कि क्या वास्तव में हमें रिपोर्टिंग एस्पेक्ट्स करना चाहिए। तीसरी चीज तो बेटे मैटेरियलिटी फिक्स करनी है, परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी फिक्स करनी है, उसके बेसिस पे ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है। उसके अलावा ये स्टैंडर्ड रखता है एट एनी स्टेज ऑडिटर्स को लगता है कि मैटेरियलिटी लेवल या परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी लेवल को रिवाइज करने की जरूरत है तो ही शुड रिवाइज इट एंड आफ्टर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बेटे हुआ हमारा ऐसे 320। आया समझ में सर? अब तो काफी कुछ समझ में आ गया। तो बेटे इसको हम कहते हैं ऐसे 320। अब आ जाइए बच्चे ऐसे 330। तो अब हम समझते हैं ऐसे 330 कि ऐसे 330 है। बेटे जो हमने रिस्क ढूंढी थी उसका रेस्पॉन्स टू, यह है बेटे रेस्पॉन्स टू एसेस्ड रिस्क। जो रिस्क हमने एसेस की हैं उनका रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब यह नहीं कोई चिट्ठी पत्री, रेस्पॉन्स का मतलब कि यदि हमने पता लगा लिया, निर्धारण कर लिया इतनी गलती होगी, इतना रिस्क होगा, तो अब हम क्या एक्शन लेंगे, यानी हमको करना क्या है, क्या ऑडिट के अंदर जो रिस्क है जो हमने एसेस की है उस रिस्क पे हम क्या एक्शन लेंगे, ये हमारा है, या हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म कराएंगे। ओके। तो बेटे ऐसे 330 कहता क्या है? ऐसे 330 कहता है जो भी सबसे पहले ऑडिटर को करनी है डिटरमाइन, ऑडिटर को क्या करना है? डिटरमाइन रिस्क। ठीक है।
उसके लिए बेटे मैंने आपको चार्ट बता ही दिया था कि भाई कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क के बेसिस पे डिटेक्शन रिस्क हमको डिटरमाइन करना है। उसके बाद हमको ऑडिट के ऑब्जेक्टिव देखने हैं और मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, ऑडिटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। उसके बाद इन सब के बेसिस पर हमें क्या करना है, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। क्या परफॉर्म करने? प्रोसीजर्स। बेटे दो प्रोसीजर्स होते हैं। पहले जिसको हम कहते थे कंप्लायंस टेस्ट, वो चला गया, उसकी जगह उसका नाम हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और सब्सटेंसिव टेस्ट था वो भी चला गया, उसकी जगह नाम हो गया टेस्ट ऑफ डिटेल्स। समझ में आया? यस सर। तो हमको क्या करना है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है और टेस्ट ऑफ डिटेल करना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमें क्या करना होता है? कंट्रोल सही तरह चल रहा है या नहीं चल रहा, यानी उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी देखनी है कि वेदर पॉलिसी, प्रोसीजर, सिस्टम हैज बीन डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन इन ए वे which are able to prevent, detect and correct material misstatement and misappropriation on timely basis। समझ में आया? तो हमको क्या करना है? क्या इस तरह के पॉलिसी बनाए गए हैं, इस तरह के प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, इस तरह के सिस्टम बनाए गए हैं कि वो डिजाइन किए गए हैं, इस तरह वो इंप्लीमेंट किए गए हैं, इस तरह मेंटेन किए गए हैं, क्या वो प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी रोकथाम कर सकते हैं, डिटेक्ट यानी पता लगा सकते हैं, और करेक्ट सही कर सकते हैं किस चीज का? कोई भी मिस स्टेटमेंट यानी किसी भी अमाउंट की गलती को, किसी भी क्लासिफिकेशन की गलती को, किसी भी डिस्क्लोजर की गलती को, किसी भी प्रेजेंटेशन की गलती को पता लगा सकते हैं, सही कर सकते हैं और रोकथाम कर सकते हैं, या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, किसी चोरी को, थेफ्ट को, एम्बेजलमेंट को रोक सकते हैं। क्या इस तरह के सिस्टम बनाए गए हैं? और अगर बनाए गए हैं तो वो सिस्टम इफेक्टिवली चल रहे हैं या नहीं चल रहे? ठीक है, तो हमको ये देखना है और टेस्ट ऑफ डिटेल्स देखनी है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होती है? बेटे ये सारा कुछ आपको देखना है, लेजर सही बना है, कैश बुक सही बना है, वाउचर सही बना है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर देखना होता है CAB, करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। हमको देखना क्या होता है? करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी देखना है। हम एक्यूरेटली लिखा गया है, करेक्ट लिखा गया है और प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है। क्या क्या चीज? बेटे दो तरह के ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती हैं। एक होती हैं डिटेल्स जिसको हम कहते हैं P&L वाले आइटम, जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ, जिसको कहते हैं डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो P&L वाली होती हैं, और एक होती है बैलेंस शीट वाली जिनको हम कहते हैं डिटेल्स ऑफ बैलेंसेज। तो डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिटेल्स ऑफ द बैलेंसेज, इन दोनों को हमको देखना होता। सर इसको देखेंगे कैसे? तो देख लो बेटे, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट तरीका आपको बताया है कि BCR। बेटे पहले आजकल तो CD से देखते, पहले वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता था, उससे पिक्चर देखते थे। तो BCR इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर और ओम। तो बेटे ये प्रोसीजर है बैलेंसेज चेक करने का। सर ये BCR इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर, बेटे ये जो CAB होता था इसी को बेटे कहते थे वाउचिंग, और ये जो BCREP है वो मैं इसी को अपन लोग IPCC में कहा करते थे वेरिफिकेशन। तो सर ये BCREP क्या है ये तो जरा बता दो। तो सुन लो सर बेटे, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस
राइट यानी टाइटल या ऑनरशिप, एग्जिस्टेंस, प्रेजेंटेशन, existence and presentation. अब बेटे सर ये ओएम क्या होता है? ओएम बेटे दोनों के लिए चाहिए होता है, ट्रांजैक्शन के लिए भी और बैलेंस के लिए भी। ओ मीन्स ऑकरेंस और एम मीन्स मेजरमेंट। कब ऑकर हुआ और उसको मेजर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अपने को देखनी होती हैं। ऑकरेंस एंड मेजरमेंट, समझ में आया? यस सर। तो बेटे ये आपका हुआ डिटेल्स। सर ये तो समझ में आ गया, वैल्यूएशन करेंगे, बीसीआर इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर तो हम चला देंगे, लेकिन ये चलाएंगे कैसे, इसका भी कोई टेक्निक है? हाँ जी, टेक्निक तो है ही बच्चे, बिना टेक्निक के कैसे काम चलेगा? तो सर वो भी बता देते, तो बता देता हूं। पहले बेटे ये जो टेक्निक होती थी इसको हम कहते थे IOI कार, लेकिन अब बेटे कार की जगह बेटे इन्होंने सारा मामला ही बिगाड़ दिया, इसको कह दिया राड। पहले बेटे इंक्वायरी करेंगे यानी पूछताछ करेंगे, ऑब्जर्वेशन यानी आंख से देखेंगे, खुद करें, इंस्पेक्शन निरीक्षण करेंगे। बेटे पहले कंप्यूटेशन होता था, यानी हम कंप्यूटेशन यूं करके चेक कर देते थे, अब वो हमको ये करके रिकैलकुलेशन करनी होगी। उसके अलावा बेटे एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं। क्या है? बिजनेस जिनको अपन FM में अकाउंट्स में रेशो कहते हैं, ऑडिट में इसको हमेशा एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं, और जिनको हम रिकंसिलेशन कहते हैं, ऑडिट में इसको रीपरफॉर्मेंस कहते हैं। समझ में आया? रिकंसिलेशंस। तो इन सब के बेसिस पे हम क्या करेंगे? डिटेल चेक करेंगे। तो पहला काम ये कहता है कि अपने को क्या क्या कहता है? ऐसे 330 रिस्क एसेस करिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, मैनेजमेंट की क्या है, ऑडिटर्स की क्या है, फिर प्रोसीजर्स अपनाइए। प्रोसीजर्स अपनाने के बाद में अपने को क्या करना है? अगला काम भी बता देता हूं। ये सब प्रोसीजर्स करने के बाद में अपने को इन्हीं प्रोसीजर्स के द्वारा एविडेंस गैदर करने हैं। क्या करने हैं? एविडेंस गैदर करने हैं। और एविडेंस करने के लिए पूरी सीरीज है, 11 ऐसे है, 500 से लेके 580 तक। तो एविडेंस गैदर करने हैं, फिर उनका इवैल्यूएशन करना है, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस। उनके बेसिस पे अपने को कंक्लूजन निकालना है, और कंक्लूजन निकालने के बाद में रिपोर्टिंग करनी है, और रिपोर्टिंग से पहले अपने को बीच में डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेना है। तो ये ऐसे 3830 पूरा बताता है ऑडिट में करना क्या क्या है। जो भी सारे एसेज हैं इन सबको करना है किसमें? ऐसे 330 में। तो ऐसे 330 में क्या करोगे? पहले आप जो भी एसेस रिस्क है उसको डिटरमाइन करोगे। उस एसेस रिस्क को डिटरमाइन करने के बाद में क्या करोगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे, ऑडिटर्स की, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, एविडेंस ऑब्टेन करोगे, इवैल्यूएशन करोगे, एविडेंस का, सबूतों का इवैल्यूएशन करोगे। उसके बेसिस पे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालोगे। उन निष्कर्षों के बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन करने के पश्चात रिपोर्ट दोगे। जो भी 700 कहता है, 705 कहता है, 706 कहता है, 710, 720 के ध्यान में रखते हुए, तो ये होता है ऐसे
330। तो समझ में आया ऐसे 330? यस सर। तो बेटे अब आप समझिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे मैं लेने जा रहा हूं, इसका नाम है ऐसे 402। ऐसे 402। तो बेटे ये ऐसे 402 है। ऐसे 402 है ऑडिटर्स कंसीडरेशन इन रिलेशन टू ऑडिटर्स कंसीडरेशन इन रिलेशन टू entities using service organization, entities using service organization। समझ में आया? ऑडिटर्स कंसीडरेशंस इन रिलेशन टू द एंटिटीज यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटर्स के जो एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करती हैं, ये बेटे सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? जिनको बेटे हम लोग बीपीओ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बीपीओ के नाम से। तो हमें ये देखना है कि यदि कोई एंटिटी यदि बीपीओ यूज कर रही है, यानी आउटसोर्सिंग यूज कर रही है, कहीं और से काम करा रही है, तो उस केस में बेटे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तो चेकिंग कर लेंगे, लेकिन उस बीपीओ के अंदर कैसे जाएंगे? और बीपीओ के अंदर यदि कुछ कंट्रोल सिस्टम्स हैं या कुछ अकाउंटिंग सिस्टम है, उनको कैसे चेक करेंगे? तो इसलिए बेटे ये ऐसे 402 बनाया गया है। ये उसके लिए जो एंटिटी, जैसे बेटे एयरटेल का हम ऑडिट कर रहे हैं और एयरटेल किसी एचसीएल से काम करा रहे हैं, तो एयरटेल के ऑडिटर के लिए ही है। एचसीएल के ऑडिटर के लिए वहां से जो रिपोर्ट मंगाएंगे, उसके लिए एक नया ऐसे आया है जो अभी आपके लिए मई 2012 में एप्लीकेबल है, जिसका नाम है 3402। तो अभी हम 402 की बात कर रहे हैं, यानी उस एंटिटी की बात कर रहे हैं, उस एंटिटी के ऑडिटर की तरफ से सोच रहे हैं, जिस एंटिटी किसी दूसरे कॉल सेंटर से या बीपीओ से काम कराती है। समझ में आया? यस सर। तो बेटे अभी हमें समझना है कि ये जो है बीपीओ है, ये बीपीओ बेटे दो तरह के हैं। ये जो एंटिटी है, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऐसे के हिसाब से दो तरह की। किस तरह के बेटे? एक होते हैं बेटे ऑडिट रिलेटेड और एक है नॉन ऑडिट रिलेटेड। कौन कौन से हैं बेटे? एक है बेटे ऑडिट रिलेटेड, और दूसरे बेटे क्या है? नॉन ऑडिट रिलेटेड। तो बेटे जो नॉन ऑडिट रिलेटेड है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे को मतलब किससे है? हमारे को मतलब है ऑडिट रिलेटेड। ठीक है? तो नॉन ऑडिट रिलेटेड को हमें क्या करना है? इनसे हमने को कुछ लेना देना नहीं। अब हमें देखना ऑडिट रिलेटेड कौन कौन से हैं। तो बेटे ऑडिट रिलेटेड कौन कौन से हैं? तो बेटे ऑडिट रिलेटेड वो हैं अगर वहां कोई हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी बन रही है, कोई हमारे अकाउंटिंग एस्टीमेट्स वहां बन रहे हैं, कोई हमारा ऐसी चीज जो जनरल लेजर को अफेक्ट करती है वो वहां हो रही है, या कोई ऐसी चीज ऐसे काम हो रहे हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यदि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड होने का काम वहां हो रहा है, कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाने का क्या यूजफुल लाइफ होनी चाहिए, कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए, ये सब काम क्या हो रहे हैं, ये सब डिसाइड हो रहे हैं, तब वो उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस बीपीओ के अंदर, तो वो हमारे ऑडिट से रिलेटेड है। अदरवाइज हमें ऑडिट से कोई लेना देना उसका नहीं है। अब ये काम भी हो रहे हैं, तब भी क्या ऑडिटर को इस ऐसे 402 की जरूरत है? इसमें भी बेटे दो चीजें हो सकती हैं। बेटे काम तो वहां हो रहे हैं, लेकिन सारे जो कंट्रोल्स हैं दैट आर एग्जिस्टेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन,
सारे काम जो हो रहे हैं वो हमारे यहीं या हमारी एंटिटी के अंदर ही सारा कंट्रोल है। काम कुछ भी कर लो, पासवर्ड हम जब तक नहीं डालेंगे तब तक एंट्री नहीं होगी, तब तक अपलोड नहीं होगा। यानी सारे कंट्रोल तो हमारे यहाँ है, क्या है क्या नहीं उसके कंट्रोल अगर हम यहीं चेक कर सकते हैं तो इस ऐसे की जरूरत क्या है, तब इस ऐसे की कोई जरूरत नहीं है। इस ऐसे की जरूरत कब पड़ेगी? इस ऐसे की जरूरत कब केवल तब पड़ेगी कंट्रोल्स एग्जिस्टेड आउटसाइड एंटिटी। यदि कंट्रोल एग्जिस्टेड आउटसाइड एंटिटी, यदि एंटिटी के बाहर कुछ कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं तब एग्जिस्ट करती है। कंट्रोल एग्जिस्टेड आउटसाइड एंटिटी यानी कंट्रोल एग्जिस्टेड इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यदि कुछ कंट्रोल वहां हो रहे हैं, क्लियर, तब जरूरत पड़ेगी। तो बेटे इस ऐसे 402 की कब जरूरत पड़ेगी? यदि ऑडिटर ये फील करता है, ऑडिटर फील करता है, ऑडिटर क्या फील करता है? दैट the auditor determines that it is not possible to apply test of control or to ascertain that policy procedure system designed, implemented and maintained to prevent, detect, correct material misstatement, misappropriation at service organization are suitable एंड एप्रोप्रिएट। यदि उसको लगता है कि ये पॉसिबल, रिपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है यहां देखने के बाद में कि बेटे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ यदि कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं, वो प्रॉपरली डिजाइन किए गए हैं या नहीं, प्रॉपरली इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं, प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं या नहीं, वो सूटेबली डिजाइन किए गए हैं, ये करना पॉसिबल नहीं है। इस केस में क्या करेगा ऑडिटर? ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा ऑडिटर? ऑडिटर कहेगा क्लाइंट से कि भाई ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के यहां जो काम हो रहे हैं ये यहां बैठे हुए पता करना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एसर्टेन वेदर द सिस्टम एग्जिस्टेड एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लेवल आर इफेक्टिवली एंड सुटेबली डिजाइन, suitably implemented and suitably maintained to prevent, detect and correct material misstatement and misappropriation on timely basis। तो क्या करेगा ऑडिटर? ऑडिटर क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई टू ऑब्टेन सर्विस ऑडिटर्स, सर्विस ऑडिटर की एक रिपोर्ट मंगाइए। ये रिपोर्ट बेटे दो तरह की होती है। एक रिपोर्ट होती है जिसको कहते हैं टाइप 1 रिपोर्ट और एक होती है बेटे टाइप 2 रिपोर्ट। दो तरह की रिपोर्ट होती है, टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट जो होती है बेटे वो एज ऑन होती है और टाइप 2 रिपोर्ट होती है फॉर द पीरियड होती है। टाइप 1 होती है एज ऑन होती है और टाइप रिपोर्ट होती है फॉर द पीरियड होती है। बेटे इस रिपोर्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। इस रिपोर्ट में बेटे एक में तो मैनेजमेंट अपनी ओपिनियन देता है, जो मैनेजमेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और एक में रीजनेबल एश्योरेंस देता है बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर। तो मैनेजमेंट क्या बताता है कि हमारे क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव थे, हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या थे,
क्या हमारा सिस्टम था, क्या पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम हमने डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन किए थे, विच आर इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिव एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑन टाइमली बेसिस। तो बेटे जो सर्विस ऑडिटर है इसके बारे में रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि एज ऑन टुडे या एज ऑन जो भी डेट हो, वी हैव वेरीफाइड पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स एंड वी रीजनेबली एश्योर एंड रिपोर्ट दैट कि सिस्टम, पॉलिसी प्रोसीजर एंड सिस्टम एंड suitably designed, suitably implemented and suitably maintained to prevent, detect and correct material misstatement and misappropriation on timely basis। यानी आज की डेट में इस तरह के सिस्टम प्रॉपरली डिजाइन किए गए हैं, मेंटेन किए गए हैं, जिससे कोई मिस स्टेटमेंट समय समय पर पता लग सकता है। लेकिन यदि उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, टाइप 2 रिपोर्ट करेंगे। तो टाइप 2 रिपोर्ट में भी क्या होगा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होगा, सिस्टम होगा, और ऑडिटर की रीजनेबल एश्योरेंस क्या होगी कि वी हैव वेरीफाइड ऑल द सिस्टम, प्रोसीजर्स, पॉलिसी फॉर द होल पीरियड, and during system we have found the systems have been designed, implemented and maintained in a way which can prevent, detect and correct material misstatement and misstatement on timely basis, and they are suitably designed, suitably maintained, suitably implemented for whole of the year। तो वो क्या बताएगा कि पूरे साल के हमने सिस्टम देख लिए, जैसा सिस्टम हम देखते वही सिस्टम हमारा सर्विस ऑडिटर देख रहा है। अब क्या होगा, अब ये रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। रिपोर्ट क्या आ गई, जब इसने ये रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट कहां मिली, रिपोर्ट हमारे पास आ गई, वी गॉट रिपोर्ट। रिपोर्ट जैसे ही आई तो रिपोर्ट आने के बाद में ऑडिटर क्या कर सकता है, उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और उसके बेसिस पे अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे सकता है कि सिस्टम सब ठीक है, या ऑडिटर को लगता है कि रिपोर्ट से ही नॉट सेटिस्फाइड, तो वो क्या कर सकता है, अपना डिस्क्लेमर दे सकता है। क्या कहेगा, देयर आर सर्टेन सिस्टम एग्जिस्टेड एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑन विच वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस अवर ओपिनियन। लेकिन अगर वो अनमोडिफाइड देगा, बेटे एक सीए दूसरे सीए की इंसल्ट नहीं करेगा। अगर वो अनमोडिफाइड देगा यानी क्लीन रिपोर्ट देगा, तब तो वो रेफर कर सकता है कि हमने ऐसे ऐसे टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट ली थी और उसके बेसिस पे हमने देखा कि सिस्टम ठीक है। हालांकि उसका मेंशन करने से उसकी रिस्क रिड्यूस नहीं होती है, रिस्क तो मेन रहेगी मेन ऑडिटर की। अगर वो नॉट सेटिस्फाइड है, अगर वो उस रिपोर्ट को नहीं मानता और डिस्क्लेमर है, तो वो उसके बारे में जिक्र नहीं करेगा। ही विल नॉट से इन द रिपोर्ट कि हमने ऐसे ऐसे टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट मानी थी। क्लियर, क्योंकि जब वो आप उसको मान ही नहीं रहे तो यू हैव नॉट टू रेफर अबाउट दैट रिपोर्ट। ओके, तो बेटे ये हुआ हमारा 402। अब बेटे इस सीरीज का सबसे लास्ट ऐसे है जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ था 1/4/2002 को, जिस समय मेटियलिटी बदला गया, जिस समय ऐसे 240 बदला गया, तो बेटे ये हो गया ऐसे 450। तो अब क्योंकि 240 केवल रह गया फ्रॉड का, तो बेटे ये जो ऐसे 440 है ये दोनों के लिए है, क्योंकि इसका नाम है इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट बेटे हमने बताया दोनों वजह से हो सकती हैं, फ्रॉड की वजह से भी और
एरर की वजह से भी। तो ये ऐसे 450 क्या करता है, ये दोनों को सम्मिलित करता है, यानी ये फ्रॉड को भी और ये एरर को भी। ओके बेटे, अभी तक मैं कई बार आपको मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन बता चुका हूं, लेकिन बेटे वो ऐसे 450 में सबसे पहले बताई गई थी, डिफरेंस इन ACDP। तो मिस स्टेटमेंट मीन्स डिफरेंस इन एनी अमाउंट, एनी क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन। यानी अमाउंट होनी तो चाहिए थी 3 लाख, अमाउंट लिख दी 2 लाख। क्लासिफिकेशन होना चाहिए था उसका मशीन के अंदर, लिख दिया बिल्डिंग के अंदर। डिस्क्लोजर होना चाहिए था, उस तरह से डिस्क्लोज नहीं हुआ। प्रेजेंटेशन सी तो करंट असेट्स दिखा दी, फिक्स असेट्स। तो बेटे या तो अमाउंट गलत, या क्लासिफिकेशन गलत, या डिस्क्लोजर गलत, या प्रेजेंटेशन गलत, और प्लस एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड बाई द ऑडिटर। ऑडिटर को लगता है अमाउंट कुछ एडजस्ट होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन कुछ एडजस्ट होना चाहिए, डिस्क्लोजर कुछ एडजस्ट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कुछ एडजस्ट होना चाहिए। ना अमाउंट यानी डिफरेंस इन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन, या तो उसमें डिफरेंस था या कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड थी, पर वो एडजस्टमेंट नहीं की गई। इन सबको मिला के क्या होगा, ये सब कहलाएगा मिस स्टेटमेंट। ओके, तो ये स्टैंडर्ड सबसे पहले मिस स्टेटमेंट बताता है। अब क्या कहता है ऑडिटर को करना क्या है, ये तो समझ में आ गया कि भाई इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, इसमें करना क्या है ऑडिटर को। तो सुनिए करना क्या है। ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एक्युमुलेट करेगा और एग्रीगेट करेगा। तो वो आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन से मिस स्टेटमेंट। एक आर्टिकल से कहेगा हाँ जी अपनी सारी गलतियां लाइए, तो उनको सबको इकट्ठी कर ली, तो सारे क्लाइंट्स आर्टिकल्स की, सारी एंगेजमेंट टीम की जितनी गलतियां हैं, जिन्होंने भी जो जो गलतियां पॉइंट आउट की हैं, उन सबको इकट्ठा करेगा, उनको एक्युमुलेट करेगा, एग्रीगेट करेगा। एग्रीगेट करने के बाद में उनका एक्सप्लेनेशन एंड रिस्पांस के लिए मैनेजमेंट से कहेगा। मैनेजमेंट से कहेगा इन गलतियों के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या रेस्पॉन्स है, और आप क्या इसमें रिटन रिप्रेजेंटेशंस देते हो। उन सब के बाद में मैनेजमेंट कुछ गलतियां सही कर सकता है, कुछ का रेस्पॉन्स दे सकता है, कुछ के बारे में WR दे सकता है। उन सबको इवेल्युएट करने के बाद अगर उसको लगता है कि मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं है, एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं है, तो वो बेटे TCWG के पास उनको भेजेगा। तो भाई TCWG से कहेगा कि ये हमारे को मिस स्टेटमेंट मिले। अब TCWG से भी एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, रेस्पॉन्स मिलेंगे और WR मिलेंगे। ठीक है, अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड है तो ठीक है, अनसेटिस्फाइड है तो ऑडिटर क्या करेगा। अब ऑडिटर क्या करेगा, पूरा एग्रीगेट करेगा 3 तरह की चीजों को। किस किस को, पहली चीज मैटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो मैटेरियल मिस स्टेटमेंट जो डिटेक्ट किए, डिटेक्टेड प्लस मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नॉट डिटेक्टेड। मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नॉट डिटेक्टेड, जो बेटे हमने परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी में बताया था, बट में एग्जिस्ट। अब बेटे जो मैटेरियल स्टेटमेंट डिटेक्टेड है, इसमें भी 2 चीजें होंगी। कुछ मैनेजमेंट ने या TCWG ने करेक्ट कर दिए होंगे,
और कुछ नॉट करेक्टेड। अब बेटे जो करेक्ट है, इस करेक्ट में से ऑडिटर को देखना है कौन से जो करेक्ट किए गए हैं वो सुपरफ्लस है। सुपरफ्लस का मतलब क्या समझे? दिखावटी। दिखावटी वास्तव में बेटे कोई सही नहीं हुआ है, केवल ऑडिटर को सेटिस्फाइड करने के लिए। और कौन से जेन्युइन करेक्टेड है। ओके, अब ऑडिटर क्या करेगा? ये सुपरफ्लस वाला नंबर 1 प्लस नॉट करेक्टेड प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3, इन सबका टोटल करेगा, एग्रीगेट करेगा। मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बाय द मैनेजमेंट, बट इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द करेक्शन इज ओनली द सुपरफ्लस, यानी दिखावटी है, विंडो ड्रेसिंग है, ओनली आंखों को धोखा है, आई बात है। तो इसको लेगा, प्लस जो करेक्ट नहीं किए गए उनको, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट नॉट डिटेक्टेड बट में एग्जिस्ट, और ये देखेगा क्या ये मटेरियलिटी के बराबर हो गए या एक्सीड कर गए, या मिसस्टेटमेंट जो है 1 2 3 1 + 2 + 3 मिलके क्या मोर देन और इक्वल टू मटेरियलिटी है। यदि है तो बेटे क्वालिफाइड कर देगा, एडवर्स कर देगा या डिस्क्लेमर कर देगा, जो भी उसको करना है, क्वालिफाइड और एडवर्स। लेकिन अगर वो मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड नहीं करते हैं बट नियर टू मटेरियलिटी, यदि वे नियर टू द मटेरियलिटी पहुंचते हैं तब ऑडिटर क्या करेगा? तो बेटे क्या है ऑडिटर्स को एक्सटेंड करने प्रोसीजर, अल्टरनेट प्रोसीजर्स और एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने हैं। ऑडिटर को क्या करना है? प्रोसीजर्स एक्सटेंड करने हैं, अल्टरनेट कर प्रोसीजर लगाने हैं और एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने, सो दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट may exist at and may exceed materiality level, so qualified adverse and disclosure हो जाए। ओके, हाँ जी, ये तो बात समझ में आ गई। थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा और गलतियां निकालो, जिससे कि पता लग जाए कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाए। लेकिन ये स्टैंडर्ड उससे भी आगे जा रहा है, और भी बात बता रहा है। एट एनी स्टेज यदि ऑडिटर को लगता है कि मटेरियलिटी इज टू बी रिवाइज्ड, he can revise the materiality level and he can evaluate the statement on the basis of the revised estimates। तो बेटे ये आपकी सीरीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो आपकी दैट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये आपकी ये वाली सीरीज फिनिश हुई। तो आया कुछ कुछ समझ में? सर आया, काफी कुछ आया। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं। मई 11 के अंदर 6 के 6 में से क्वेश्चन आए, और ये बेटे कोई पेपर ऐसा जाता नहीं जिसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का यूज ना हो। अब आता है नेक्स्ट सीरीज, दैट इज ऐसे $500 to $599। तो बेटे ऐसे 500 to 599 इज सीरीज रिगार्डिंग एविडेंस। ये सीरीज किसके लिए? एविडेंस के लिए। ऐसे 500 to 599 इज सीरीज रिगार्डिंग एविडेंस। इसमें बेटे पूरी क्रिकेट टीम है आपकी, 11 ऐसे।
तो सबसे पहला ऐसे इसके अंदर बेटे क्या है, ऐसे 500, दैट इज ऑडिट एविडेंस। सबसे पहला ऐसे क्या है, ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500। तो बेटे एविडेंस है क्या? बेटे फर्स्ट टाइम ये जो रिवाइज ऐसे 500 था, इसने ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन दी। हालांकि वो डेफिनेशन कोई नई नहीं थी, पहले भी जब डेफिनेशन नहीं थी तब भी हम उसी को एविडेंस कहा करते थे, जो इस डेफिनेशन के बेस पे कहा करते हैं। लेकिन पहले क्या था, हम कहते थे, अब आजकल प्रॉपरली फॉर्मल डेफिनेशन है। तो ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस होता है। तो एविडेंस क्या होता है? तो बेटे एविडेंस दिया हुआ है इंफॉर्मेशंस, जो इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेशंस यूज्ड बाय, ये बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंफॉर्मेशंस यूज्ड बाय द ऑडिटर्स। किस लिए यूज की? फॉर अराइविंग कंक्लूजन्स, उन निष्कर्षों पे पहुंचने के लिए, फॉर अराइविंग कंक्लूजन्स, उन निष्कर्षों पे पहुंचने के लिए, इंफॉर्मेशंस यूज बाय द ऑडिटर्स फॉर अराइविंग कंक्लूजन्स ऑन विच ऑडिट रिपोर्ट इज, ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड। या यूज्ड बाय द इंफॉर्मेशन फॉर अराइविंग कंक्लूजन on which audit opinion is, which on arriving conclusions which are the base of, which are the base of audit opinion, which are the base of audit opinion। तो क्या डेफिनेशन दी? Informations used by the auditors for arriving conclusions which are the base of the audit opinion। Audit evidence क्या है? वो सूचनाएं हैं, जिन सूचनाओं का प्रयोग ऑडिटर द्वारा किया गया है उन निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए, जिन निष्कर्षों के बेसिस पे उसने अपने ऑडिट ओपिनियन यानी ऑडिट के ऊपर ऑडिट के विचार व्यक्त किए हैं, यानी जिसके बेसिस पे उसने ऑडिट ओपिनियन दी है। उन निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए जिन सूचनाओं का प्रयोग किया गया है वो सूचनाएं एविडेंस कहलाती हैं। तीज में भी इंफॉर्मेशंस अंडरलाइंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशंस obtained from documents other than फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट एविडेंस क्या है? इंफॉर्मेशंस हैं जो कि यूज की गई हैं ऑडिटर्स के द्वारा उन कंक्लूजन्स पे पहुंचने के लिए, जिन कंक्लूजन्स के बेस पे उसने ऑडिट ओपिनियन निकाली है। ये इंफॉर्मेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हो सकती हैं, या ये इंफॉर्मेशंस उन डॉक्यूमेंट से जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा उनसे ली हुई गई भी हो सकती है। समझ में आया? तो ये बेटे है ऐसे 500 में ऑडिट एविडेंस। अब बेटे ये एविडेंस कलेक्ट कैसे करोगे? ठीक है, लेकिन सबसे पहले बेटे एविडेंस होते किस किस तरह के ये आपको समझना है। तो बेटे हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसको कुछ कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड करने का मजा आता है। तो बेटे यहाँ इंफॉर्मेशंस में पहले तो आप समझिए, जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी होती हैं, तो बेटे पहले ऐसे 620 के अंदर, ऐसे 620 के अंदर जो एक्सपर्ट होते थे उसको इन्होंने क्या कहा? अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट कह दिया।
मैनेजमेंट एक्सपर्ट कह दिया और उन इंफॉर्मेशंस को भी एविडेंस कह दिया। वो क्या है? दैट इज आल्सो वन ऑफ द एविडेंस। तो बेटे ऐसे 620 में रिलाइंग ऑन अदर ऑडिटर्स में अदर पर्सन्स वाले में से हटा दिया, वो नए वर्ड आ गए उसमें ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स, और यहां पर जो है जो भी एक्सपर्ट्स ने वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई, जो वैल्यूएशन किया, एस्टिमेट्स बनाए या कोई भी चीज हमने एक्सपर्ट की सर्विसेज ली फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो इन्होंने यहां पे दे दिया। जैसे कि एक्सपर्ट की डेफिनेशन इन्होंने बता दी। एक्सपर्ट्स होते क्या है? तो बेटे एक्सपर्ट्स होते क्या है? एक्सपर्ट्स मैंने एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है, हैविंग स्पेशलाइज्ड स्किल इन एनी फील्ड, हैविंग स्पेशलाइज्ड स्किल इन एनी फील्ड अदर देन ऑडिट एंड अकाउंट्स। ऑडिट और अकाउंट्स के अलावा किसी दूसरी फील्ड में एक्सपर्टाइज वो रखता है। जैसे बेटे एक वकील है, लॉ में एक्सपर्टाइज रखता है, कंपनी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरियल कंप्लायंस में रखता है, वैल्यूअर है, वैल्यूएशन में रखता है, इंजीनियर है, वो वैल्यूएशन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शंस के अंदर रखता है, एक्चुअरी है जो वैल्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सपर्टाइज रखता है। तो एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एनी हैविंग स्पेशलाइज्ड स्किल इन एनी फील्ड अदर देन ऑडिट एंड अकाउंट्स, एंड यदि वो रखता है उससे एक्सपर्ट नहीं है, इस स्टैंडर्ड के लिए क्या है? एंड हिज एक्सपर्टाइज और इन हिज एक्सपर्टाइज और नॉलेज और रिपोर्ट इज यूज्ड बाय द एंटिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ऐसा एक्सपर्ट जो स्पेशलाइज नॉलेज रखता है और उसकी नॉलेज को जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा है, और वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए रिलीवेंट है, तो बेटे उसको हम कहेंगे मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने जो रिपोर्ट दी है उसको हम कहेंगे वन ऑफ द एविडेंस दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द एंटिटी अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बेटे ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि इनको चीजों को कठिन करने में आनंद आता है, तो बेटे पहले दो तरह के एविडेंस होते थे। एक होता था बेटे इंटरनल और दूसरा बेटे क्या होता था? एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बेटे इंटरनल काट दिया, एक्सटर्नल काट दिया। सर फिर क्या किया? बेटे इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया, हालांकि मतलब वही है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड करना है ना, तो कॉम्प्लिकेट कर दिया। क्या? ऑडिट एविडेंस जनरेटेड विद इन द एंटिटी and generated independent of the entity. Generated within the entity, independent of the entity. यानी ऑडिट एविडेंस जनरेटेड विद इन द एंटिटी और ऑडिट एविडेंस जनरेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। तो पहले इंटरनल की जगह ये कह दिया विद इन द एंटिटी, और एक्सटर्नल की जगह कह दिया जनरेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ द। हालांकि सोर्सेज के हिसाब से, नेचर के हिसाब से वही तीन रहे, विजुअल, डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल। ठीक है, तो बेटे विजुअली एंड डॉक्यूमेंट्री आर मोर रिलायबल देन ओरल। ठीक है, और जनरेटेड independent entity are more reliable than generated within the entity.
more reliable than generated within the entity. समझ में आया? यस सर, ये हमारे को समझ में आ गया, जनरेटेड विद इन द एंटिटी। लेकिन बट इफ इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रांग, क्या कहता है स्टैंडर्ड? यदि इंटरनल कंट्रोल बेटे स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया है, पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम इस तरह डिजाइन किए गए हैं, इंप्लीमेंट किए हैं, मेंटेन, कि वो समय पे प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट का या मिस एप्रोप्रिएशन का टाइमली बेसिस पे। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो जो भी जनरेटेड विद इन द एंटिटी हैं, दीज आर आल्सो रिलायबल। तो ये वाले भी जो एविडेंस हैं ये भी आपने रिलायबल है। तो समझ में आया? यस सर। अब बेटे इसको हम लोग एविडेंस को ऑब्टेन कैसे करेंगे? एविडेंस हमें ऑब्टेन करने कैसे हैं? तो बेटे अभी इसमें भी बेटे इन्होंने क्या किया कि एविडेंस को ऑब्टेन करने के जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर टू ऑब्टेन, इसमें भी काफी कुछ चेंज किया। हालांकि जो अभी किताबें बाजार में चल रही हैं उनमें प्रॉपरली इस चीज को नहीं कैच कर पाए हैं, लेकिन बेटे आपको समझना है कि बेटे प्रोसीजर्स क्या है, प्रोसीजर्स तो बेटे दो प्रोसीजर्स इन्होंने डिफाइन कर दिए। एक का नाम दे दिया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और दूसरे का नाम दे दिया बेटे अदर प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड अदर प्रोसीजर्स। तो बेटे ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है? तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर क्या है? सबसे पहले अपने को ऑडिटर को ये जानना है कि एविडेंस लेने कितने। पहले क्या है, कितने एविडेंस चाहिए। जैसे बेटे उसमें मुझे कितने आदमी थे, तो बेटे यहां पे क्या है, डिसीजन लेने से पहले कितने आदमी थे नहीं, कितने एविडेंस चाहिए, यानी कितने एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कहलाएंगे। कितने एविडेंस क्या होंगे? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले बेटे इनहेरेंट रिस्क देखनी होगी, इनहेरेंट रिस्क देखनी होगी, प्लस कंट्रोल रिस्क देखनी होगी, और इन कंट्रोल रिस्क के बेसिस पे हमको डिटेक्शन रिस्क का अनुमान लगाना होगा, और जो डिटेक्शन रिस्क है वो हमको डिसाइड करेगी क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होंगे। तो बेटे ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। अब मैं केवल आपको रिलेशनशिप बताता हूं रिस्क की और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस की, जो ऐसे 500 कहता है। क्या कहता है कि जितनी ज्यादा रिस्क, यदि आपकी रिस्क और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, या बेटे यहां पे लिखिए रिस्क, रिस्क और बेटे ये हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। इतनी रिस्क है तो इतने एविडेंस, इतनी रिस्क है तो इतने एविडेंस। इतनी जितनी ज्यादा रिस्क होती जाएगी तो हमें सबसे पहले रिस्क डिटरमाइन करनी है, कंट्रोल एंड इनहेरेंट रिस्क के बेसिस पे डिटेक्शन रिस्क, जो कि इनवर्स रिलेशनशिप होती है, लेकिन रिस्क और एविडेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। जितनी ज्यादा रिस्क उतनी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। तो हमें सबसे पहले ये देखने कितने एविडेंस चाहिए। ये कितने एविडेंस हम किस पर डिसाइड करेंगे? कितनी रिस्क है, उस रिस्क के बेसिस पे हमने एविडेंस डिसाइड कर दिए। जब हमने रिस्क के बेसिस पे एविडेंस डिसाइड कर लिए तो अब हमको ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने कैसे। तो बेटा इसको उन्होंने नाम दिया अदर प्रोसीजर्स, जिसको हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं, जिसको कहते हैं दो प्रोसीजर्स हैं। पहले कंप्लायंस टेस्ट होता था, उसको खत्म कर दिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अपन क्या देखेंगे? इफेक्टिव, एफिशिएंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, जो कि हम आपको कई बार बता चुके हैं।
फिर एक बार बताते हैं कि हमको इसके अंदर क्या देखना है कि वेदर पॉलिसी, प्रोसीजर एंड सिस्टम, पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम हैज बीन डिजाइन्ड, implemented and maintained in a way which can prevent, detect and correct material misstatement and misappropriation on timely basis. ठीक है, मिसस्टेटमेंट आपको बता रखा, यानी अमाउंट में कमी, क्लासिफिकेशन में गलती, डिस्क्लोजर में गलती या प्रेजेंटेशन में गलती, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ सेट्स जो भी होता है, थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, ये सब टाइमली पता लगा सके। तो हमें यह देखना है क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर हम कंट्रोल सिस्टम को चेक करते हैं। हाँ, ओके, तो बस खत्म करो। तो पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम इस तरह डिजाइन, इंप्लीमेंटेड, मेंटेन किए गए हैं विच कैन प्रिवेंट, डिटेक्ट। और दूसरा बेटे हमको क्या करना है, दूसरा हमको देखना है बेटे टेस्ट ऑफ डिटेल। तो टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर बेटे हमें क्या देखना है, सीए भी देखना है, करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। क्या देखना है, करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। किस चीज की देखनी है, तो बेटे दो चीजों की हमने बताई है, करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। एक तो आप देखते हैं डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जो P&L के आइटम होते हैं, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, और दूसरा देखते हैं डिटेल्स ऑफ बैलेंसेज, जो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं। इसको बेटे हमने आपको पहले भी बताया है, इसको हम देखते हैं BCR, इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर, ओम से, और इसको बेटे केवल ओम से। यानी इसके अंदर तो हम देखते हैं करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी, यहां हम देखते हैं वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट, एग्जिस्टेंस, प्रेजेंटेशन, ऑकरेंस एंड मेजरमेंट। ट्रांजैक्शंस में देखते हैं ऑकरेंस एंड मेजरमेंट। अब बेटे इन सबको देखते कैसे हैं, तो जिसको हम लोग पहले मेथड कहते थे, अब फिर उन्होंने नाम चेंज कर दिया, उसको बात क्या कर दिया, उसको नाम कर दिया असिस्टिंग प्रोसीजर्स। क्या नाम कर दिया, असिस्टिंग प्रोसीजर्स। तो असिस्टिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, असिस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं IOI, CA, C को बेटे अब हो गया RAR, जो हम पहले भी आपको बता चुके, इंक्वायरी यानी पूछताछ, ऑब्जर्वेशन यानी खुद आंख से देखना, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल रिव्यू एंड रीपरफॉर्मेंस। एनालिटिकल रिव्यू रेशो और रीपरफॉर्मेंस यानी रिकंसिलेशन। तो बेटे ये आपके हुए असिस्टिंग प्रोसीजर्स। तो ऑडिटर का काम क्या है, सबसे पहले ये देखना कितना सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, पहले ये पता करना है कितना एविडेंस चाहिए, उस एविडेंस के लिए हमको प्रोसीजर करने हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखना है, कंट्रोल है क्या, और उसके बाद में बेटे हमको क्या देखना है, हमको टेस्ट ऑफ डिटेल्स देखनी है। वो P&L की भी, पहले तो CA भी देख लेना है, यानी वाउचिंग देख लेनी है कि अमाउंट एक्यूरेटली लिखी गई है, करेक्ट लिखी गई है और प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम देख लेते हैं कब ऑकर हुई, क्या मेजरमेंट हुआ ट्रांजैक्शंस में, और बैलेंसेज में हमें देखना है वैल्यूएशन सही है, कंप्लीटनेस है, राइट है, एग्जिस्टेंस है एंड प्रेजेंटेशन। तो ये हमारा हुआ ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। अभी 10 ऐसे और हैं जो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। तो आपको करना है, बढ़िया तरीके से करना है, इस नॉलेज को गेन करना है और इसको अपनी केस स्टडी में यूज करना है। थैंक यू वेरी मच।